अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान की ही, और देखेंगे कि लेकिन उसमें एक चीज और हम जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उनसे हम ये भी पूछेंगे कि यूएई जो है वो काफी जो है उसने वीजा बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए, और वर्क वीजा भी और विजिट वीजा भी। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर ताकि वो इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट कर ले। तो क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा, और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उससे क्या चेंजेस वो देख रहे हैं कि इस रीजन में क्या चेंजेस आ सकती हैं। हमारे साथ हैं जी जो मेहमान, वो किसी तारुफ में होता है कि आप सब उनको जानते हैं। हमारे साथ हैं जी वैभव सिंह जी, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। हम यहाँ से थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। वैसे मुझे पता है कि आपका अपना एक बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चैनल है जो अब 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स पहुंच गए हैं, और मैं भी आपको कॉपी कर करके जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा हमारा चैनल भी आगे बढ़े। फिर अभी इट्स अ लॉन्ग वे, अभी तो बहुत हमारा चैनल इतना छोटा सा है आपके चैनल के सामने, लेकिन खैर फिर भी आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही होती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ऐसे तो बहुत सारे आज क्वेश्चंस हैं आपके लिए, लेकिन पहला तो हम इंडिया की तरफ ही चलते हैं। ये क्या हो रहा है किसानों के साथ आपके यहाँ? फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है पंजाब में, और एक आपके यहाँ से एक कर्नल साहब हैं रणवीर सिंह, उन्होंने भी एक वीडियो लगाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तान की कोई मूवमेंट शुरू हो गई है। और आज भी मैं देख रही थी रिपब्लिक भारत पे न्यूज आ रही थी कि जो है वो टीयर गैस भी उनके ऊपर फेंकी गई है किसानों के ऊपर, और टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब हो क्या रहा है? देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी होते हैं, वहां पे लोगों के पास अधिकार भी होते हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और गवर्नमेंट ने ही उनको, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन प्रोटेस्ट को निकालने की आजादी इंडियन गवर्नमेंट ने ही वो परमिशन दी थी कि आप पंजाब से जो है वाया हरियाणा आप आकर के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप वायलेंस करेंगे, आप वहां पर जो बैरिकेडिंग होगी उसको आप उठा करके फ्लाईओवर से नीचे फेंकेंगे, आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस, आप भड़काऊ भाषण देंगे और वहां पे लोगों को प्रवोक करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो स्टेट मशीनरी होती है वो अपना काम करती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बीच में जब वो पंजाब से चले तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट है, तो हरियाणा जो पुलिस होती है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। वो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने अपने मेजर्स लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर दिल्ली में जब उन्होंने घुसने की कोशिश करी तो फिर वायलेंस जहां उन्होंने करने की कोशिश करी वहां वहां पे उनको रोका गया है। पहली चीज तो आप ये समझें। खालिस्तान तो जाहिर सी बात है, जो कुछ ऐसे रोग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फ्रिंज ग्रुप्स होते हैं जो बीच में घुस जाते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में, और वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जो एजेंसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो उन चीजों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, और जो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और कभी भी देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान के लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं। अभी जब खालिद हुसैन रिजवी जब इस्लामाबाद में गए थे, कुछ 10-12 हजार लोग ही थे उनके साथ, इस तरह नहीं थे। और 10-12 हजार लोगों ने जब फैजाबाद को जाम कर दिया था और वहां पे जबकि वो हुजूम निकल रहा था, तो उनके ऊपर जो टीयर गैस शेलिंग हुई और उनके ऊपर पेलेट्स फायर किए गए। और मैंने अपने डिफेंसिव ऑफेंस के लास्ट वीडियो में इसके एविडेंस भी दिखाए हैं, और खुद खालिद हुसैन रिजवी की स्टेटमेंट मौजूद है। और बाकी जो आपके यहाँ के सहाफी हैं, जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब उनको जगह नहीं मिलती, काफी रिनाउंड सहाफी हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग्स में उनका जिक्र किया है। और खादिम हुसैन रिजवी के जो फॉलोअर्स हैं तहरीक लब्बैक के, उन्होंने पूरे के पूरे अंबार दिखाए हैं टीयर गैस शेल्स के, और जो पैलेट्स, और उससे जो जख्मी जो लोग हैं, किसी के चेहरे पे पैलेट्स लगी हुई हैं, किसी के माथे पे लगी हुई हैं, उनको वो लोग लेके जा रहे हैं। तो जब फवाद चौधरी जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, हमने तो पैलेट्स नहीं फायर करी है, हमने तो जो है कि उनको डिस्पर्स करने के लिए जो क्राउड है उसके लिए हमने कुछ टीयर गैस शेल्स यूज करी हैं। वो भी बहुत ही सिलेक्टिव जगहों पर 2-4 शेल्स यूज हुई, इससे ज्यादा नहीं हुई। और जिस तरीके की चीजें दिखाई जा रही है, देखिए क्राउड मैनेजमेंट
में इंडियन पुलिस का कोई सानी नहीं है। मैं इस बात को मतलब इंडियन पुलिस जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट्स के, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, मैं इस पर मानता हूँ। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होती हैं पुलिसिंग की, वो हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन जहां तक क्राउड मैनेजमेंट का सवाल है, इंडिया के जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उनकी जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस जो डिपार्टमेंट्स हैं, इस चीज में उनका कोई सानी नहीं है, कोई मैच नहीं है। वो जिस तरीके से वो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्राउड्स वो मैनेज कर ले जाते हैं, और बहुत ही बोलते हैं कि प्रोवोक्ड क्राउड को वो मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे, और वो मिनिमम फोर्स के साथ, आप देखते हैं जब लाठीचार्ज के आप वीडियोस देखते हैं, मैं आज ही देख रहा था कि उसमें बहुत सारे वीडियोस जो रियल वीडियोस आए हैं, अभी सरफेस किए हैं, उनमें पुलिस जो है उनको मार नहीं रही है, वो उनको सिर्फ उनको दिखा रही है मारते हुए। तो ये टेक्निक्स होती हैं जो पुलिसिंग में यूज होती हैं, दुनिया भर में यूज होती है, इंडिया में भी यूज होती है। लेकिन जब आप फोटोग्राफ लेते हैं, तो फोटोग्राफ में लगता है कि नहीं, वो लिटरली मार रहे हैं, अगर उन्होंने लाठी खींची है तो वो मारा ही होगा 100%, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जातियां होती हैं, वो अब इतना बड़ा क्राउड होती है, जातियां हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं। और जहां तक खालिस्तान की बात है, मैं इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ इस कोर्ट के साथ, कि जरूर वो कोशिश करेंगे इसमें इन्फिल्ट्रेट करने की, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, बट आई एम श्योर कि जो इंडियन एजेंसीज है वो इतनी कैपेबल हैं, इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगी। सही, बिल्कुल। क्योंकि तो काफी दिन से ये इशू चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। आज भी किसान निकल के बाहर बैठे हैं और वो किसी जगह, वो बता रहे थे, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो अभी वापस देखिए नहीं आरजू जी, जाएंगे, और वहां के मैं चीफ सॉरी, मिनिस्टर मैं भी आपको पंजाब। इंटरप्ट कर रहा हूँ। नो जी, जी। नो नो नो, मैं आपको इसमें एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। देखिए, पंजाब को छोड़ करके, देखिए किसान तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में है, किसान तो इंडिया के हर स्टेट में है। मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में करोड़ों की तादाद में किसान है, करोड़ों की तादाद में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा है हिंदुस्तान का, और एक एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है। यहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। यहाँ से किसान नहीं जा रहे, एमपी से नहीं आ रहे, बिहार से किसान नहीं आ रहे, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इन स्टेट्स की इकोनॉमी की। वहां से किसान नहीं आ रहा, सर पंजाब से आ रहा है। तो उसका देखिए एक रीजन है, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है। अगर वो एक्चुअल में किसानों का मसला होता तो किसान हर जगह से आते। जैसे शिक्षा को, यानी एजुकेशन को लेकर के जब कहीं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, जब जो टीचर्स की यूनियन है जब वो मूव करती है, तो वो हर सूबे से टीचर्स आते हैं, सिर्फ पंजाब से या सिर्फ यूपी से, किसी एक पर्टिकुलर सूबे से टीचर्स नहीं आते। इसी तरीके से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जब भी कोई इनका मसला होता है तो हर जगह से आते हैं। अगर वो नेशन वाइड होता, अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है। एंड आई डोंट थिंक ये बहुत लंबा चलेगा। ऑपोजिशन भी चाहती है कि इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करके गवर्नमेंट को परेशान किया जाए। और एक पॉलिटिकल इशू है, मुझे नहीं पता चीमा हो या फवाद चौधरी हो, इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। फवाद चौधरी के पास अपनी एक वजारत है, वो उसका काम उनसे होता नहीं है। इंडिया में फार्मर्स के मसले को लेकर परेशान है। अभी एक ई रिक्शा उन्होंने लॉन्च करा था, अभी उससे वो उभर नहीं पाए हैं, इंडिया के फार्मर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जो चीनी के दाम है और जो आटे के दाम है, पहले उनको कम कर लें। पहले जो पाकिस्तान के जो किसान हैं, जो उनके मसले पहले वो दूर कर लें। उनके मसले उनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको कहते हैं कि ये रॉ एजेंट्स हैं, ये इंडिया के कहने पे चल रहे हैं, ये पीडीएम वाले सारे ये इंडिया के एजेंट्स हैं। और जो इंडिया में जो एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसको वो बता रहे कि नहीं साहब, बड़ी ज्यादती हो रही है। वही बात जो शिरीन मजारी ने कह दिया था, जो कि उन्हें ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ गया, कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये वही है जो नाजीज ने जूस के साथ किया था। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर लिया। बट आपके यहाँ पे वजीर इस तरह की बातें कर जाते हैं जिनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर लेना का देना पड़ जाता है बाद में। लेकिन किसानों का इशू तो आपके हमेशा से रहा है। कुछ अरसे पहले किसान खुदकुशी भी कर रहे थे, बहुत से किसानों ने सुसाइड किया था, जिसके ऊपर अगर मुझे याद हो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नाना पाटेकर और इस तरह के जो आपके बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं वो आगे आए थे उनकी मदद के लिए। तो उसमें ऐसा क्या रहता है जो हर वक्त आपके यहाँ जो किसानों का कुछ ना कुछ इशू रहता ही है? देखिए, 125-130 करोड़ लोगों का देश है। 70% आबादी इस देश में आज भी गांव में रहती है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है उनके मसले मसाइल रहेंगे। मतलब आप
कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, मैं इस चीज के लिए मतलब मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे मसलों में बहुत काम किया। जैसे बुंदेलखंड एक एरिया है जो यूपी और एमपी के बीच में पड़ता है, वो पूरा बेल्ट है, वहां पे उन्होंने इसराइल के साथ कोऑपरेशन करके बुंदेलखंड में, महाराष्ट्र का जो विदर्भ का एरिया है जहाँ पे जो वाटर स्केर्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं इंडिया में किसानों के, वहां पे उन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है इसराइल की, उसके साथ मिलकर के उन्होंने काफी वहां पे काम किया है और वो आगे भी कर रहे हैं। इससे बहुत गिरावट आई है। आज से अगर आप 8 साल पहले, 10 साल पहले के अगर आप फिगर्स देखें तो वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत काम किया है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में। ये बेसिकली इजरायली टेक्नोलॉजी है, साथ वो काम कर रहे हैं। और वाटर रिजर्वायर्स बनाने का, वाटर कंजर्वेशन के इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होती जा रही है, फार्मर सुसाइड्स हो और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको फिर वही चीज कहूंगा, देखिए जब कोई किसी भी मसले में जब एक बार पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऑपोजिशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर उसमें बहुत सारे अब इनका क्या है, एमएसपी का जो झगड़ा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो किसानों को दिया जाता है, मोदी गवर्नमेंट ने ऑन एन एवरेज 200 से 250% बढ़ाया है जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, किसी भी फूड ग्रेन का या जो भी उनकी जो जो कमर्शियल क्रॉप है या चाहे वो फूड ग्रेन्स है, वो सबका सपोर्ट प्राइस उन्होंने 200, 250, 300, 400% बढ़ाया है, किसी का कम नहीं किया है, न ही स्टैटिक रखा है। मिनिमम इंक्रीमेंट उन्होंने कम से कम 200% का किया है हर एक क्रॉप के ऊपर। उसके बाद भी अगर सिर्फ पंजाब से किसान निकल रहे हैं तो ये आपको ये चीज बताती है कि ये उसके पीछे क्या चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन बनती है। नहीं मैंने इसके ऊपर अभी ट्वीट किया है, नहीं मैंने कभी कोई पोस्ट करी है, और मैं नहीं समझता कि, और मैं अवॉइड करता हूँ पॉलिटिकल मसलों पे। अब आप चूंकि सवाल आपने पूछ लिया था इसलिए मैंने जवाब दे दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइए कि कश्मीर की हम थोड़ी सी बात करते हैं। कश्मीर के इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं और उसमें कल या परसों में गई थी एक जी हिंदुस्तान पे शायद, तो वहां पे कोई कश्मीरी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि इन्होंने जो है वो बाय फोर्स सबको अंदर हाउस अरेस्ट किया हुआ है और ये इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं कि जब लोग अपनी मर्जी से बाहर जा ना सकें। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम इश्यूज हैं वो इलेक्शन से सॉल्व नहीं होंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा परेशान है और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं सारी चीज को? देखिए कश्मीर का चैप्टर क्लोज हो चुका है, पाकिस्तान को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इलेक्शंस होते भी रहेंगे आगे, पंचायत के इलेक्शंस हो या ब्लॉक के इलेक्शंस हो। और देखिए मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सा पैनलिस्ट क्या कहता है, उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि 370 हमने हटा दिया है, 35 से हमने हटा दिया है, ये दोनों अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और वो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वहां पे अप्लाई होंगे। पाकिस्तान क्या सोचता है, कोई पैनलिस्ट क्या सोचता है, गुपकर गैंग वाले क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो खैर वहां गई नहीं है, मैं तो गुपकर रोड पे बहुत घूमा हूं मैं। गुपकर रोड बेसिकली श्रीनगर में जो बदामी बाग कैंट है उसके पास का एरिया है, जो 15 कोर इंडियन आर्मी का उसके पास। ये सारे के सारे वही रहते हैं, मुफ्तीज, अब्दुल्लाज और ये जितने भी वहां के हुज है, वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था कश्मीर में उसका। तो ये रेजोल्यूशंस पास करते रहे पिछले, मतलब पिछले 70 साल में इन्होंने क्या किया था। मतलब फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया था, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला ने क्या किया था। 70 साल से बैठ करके कश्मीरी आवाम का खून चूस रहे थे। मैं बता रहा हूं कि कश्मीर में मैंने वो वक्त भी देखा है जब कश्मीर की बेशतर इलाकों में जो सड़कें हैं वो सड़कें बनाई ही इस आइडिया के साथ जाती थी कि ऐसे ही बनाओ कि एक स्नोफॉल के बाद दूसरा स्नोफॉल ना देखने पाइए, अदरवाइज फिर दोबारा टेंडरिंग नहीं होगी इसकी। तो कश्मीरी आवाम के साथ जिन्होंने इस तरह का सुलूक किया है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो स्कूल जला दिए जाते थे इसलिए ताकि बच्चे स्कूलों में न जाए, मदरसों में जाए। जब स्कूल नहीं होंगे गवर्नमेंट स्कूल तो बच्चों को मदरसों में जाना पड़ेगा। यानी कि एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है किसी भी इंसान का, जो कि तालीम होती है। बच्चों को तालीम से, मॉडर्न एजुकेशन से मरहूम रखा जाए ताकि वो
जो आपका जो जिहादी डिस्कोर्स है मदरसों में जाकर के वो उस पर चल सके, जो आसिया अंद्राबी का नैरेटिव है, जो गिलानी का नैरेटिव है, वो उस नैरेटिव को टो कर सके। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये इस हकीकत को वो जितना जल्दी अपने आप को मतलब उसमें ढाल लें उतना बेटर है। फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे थे कि भाई आप घरों से निकले, आप ज्यादा ज्यादा तादाद में निकले और मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट दें, या तो फिर आप उसको डिनाउंस कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम नहीं मानते इस इलेक्शन को, हम ये जो पूरा इंतजामिया है, ये जो पूरा निजाम है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको तस्लीम नहीं करते। आपको इलेक्शंस आज भी लड़ने हैं, सरपंच के भी इलेक्शन लड़ने हैं, ब्लॉक के भी इलेक्शन लड़ने हैं, मजे भी मारने हैं, क्योंकि टेंडरिंग होगी तो वो जो ठेके होंगे, वो जो फंड आएगा वो तो सरपंच के पास और ब्लॉक के पास आएगा। तो भाई वहां पे तो अपना बंदा, जहां पैसे मिल रहे हैं वहां पे तो आप खड़े रहेंगे, बाकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आप इंडियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये जो मुनाफिकत है, ये जो दोगलापन है, ये इंटीग्रल है जो कश्मीर की सियासत है। और यही रीजन है कि जब 370 और 35 से हटा तो कश्मीर में कोई भी अपने घरों से इनके लिए नहीं निकला, चाहे वो अब्दुल्ला रहे हो, चाहे मुफ्ती रहे हो। आज भी बहुत सारे लोग जेल में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बाहर आ गए, बहुत सारे जेल में है, बट उनके लिए कौन निकलता अपने घरों से? कोई नहीं निकलता। क्या खुद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला निकल के जाते हैं उनकी बात करने? उनके पार्टी के जो लोग आज जेलों में, कभी नहीं निकलते वो। तो कहीं ना कहीं इस चीज का रियलाइजेशन कश्मीरी अवाम को हो चुका है कि ये जो है ये पूरा फ्रॉड है, उस फ्रॉड के लिए अब कभी दोबारा खड़े नहीं होंगे। और उन्होंने 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट वर्क कश्मीर में हुआ है, जैसे मैं कश्मीर गया था जब अभी 4-5 महीने पहले, तो मैंने वहां पे अगस्त के महीने में देखा है कि वहां पे लोग, जो पिछले साल में गया था उस समय जो लोगों का रिएक्शन था हटने के बाद, बहुत सारे लोग थे जो उसी से नाराज थे। वो उनको जो फीड किया गया था कि ये तुम्हारी मतलब जैसे आप यहाँ बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी हमारी जो है ये शहरग है कश्मीर, तो कश्मीरियों को बताया गया 370 तुम्हारी शहरग है। तो वो कहता कि हमारी शहरग चली गई, वो उनका अंदर रिएक्शन था। लेकिन एक साल के बाद जब मैं गया तो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत मुख्तलिफ था, बहुत अलग था। उनको ये था कि जितना काम हमने पिछले एक साल में होते देखा, इतना तो हमने 70 साल में नहीं देखा था। मतलब जिस पेस के साथ काम हुआ है, चाहे सड़कें बननी हो, चाहे स्कूल बनने हो, चाहे पावर हाउसेस बनने हो, चाहे जो स्टेडियम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो वहां पे काफी ज्यादा वहां पे चेंज हुआ है और लोग उसको बहुत पॉजिटिवली उन लोगों ने लिया है। और ये इनकी खिजलाहट है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक चलेगी। और जल्दी ये सारे के सारे वहां के जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उससे गायब हो जाएंगे और कोई ना कोई एक नई लीडरशिप उभर के आएगी कश्मीर में। बिल्कुल सही। लेकिन अभी भी महबूबा मुफ्ती तो यही कह रही है कि जब तक कश्मीर का फ्लैग नहीं होगा, जब तक इंडिया का फ्लैग भी नहीं लगेगा। उनकी बात अभी भी वही चल रही है, उन्होंने आज भी उसी तरह की स्टेटमेंट दी है। महबूबा आपका मुफ्ती की थोड़ा सा बेटी कहाँ फ्रीज हो रहती है? रहा है। आपका थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है फ्रेम। नहीं, मैं ये वैभव पूछ जी रहा हूँ कि आपका महबूबा मुफ्ती की बेटी कहाँ रहती है? जो आसिया कहाँ अंद्राबी रहती है, है क्या? आसिया अंद्राबी का बेटा कहाँ रहता है? जो उमर अब्दुल्ला जब हाउस अरेस्ट से निकले, तो हाउस अरेस्ट से निकलने के बाद सबसे पहले वो अमेरिका ही क्यों गए? वो आवाम के पास क्यों नहीं हम्म, गए, कश्मीरी आवाम के पास? जब वो हाउस अरेस्ट से निकले तो उनको कश्मीरी आवाम के पास जाना चाहिए था, उनको उनसे सही। अपील करनी चाहिए थी कि आप आए, हम्म, आप हमारे साथ खड़े हो। वो तो हाउस अरेस्ट से निकल दिल्ली आए और दिल्ली से सीधा फ्लाइट पकड़ी अमेरिका चले गए। क्या करने गए थे वो बेहतर जानते होंगे, और किसके साथ गए थे ये भी वो बेहतर जानते होंगे। उनकी प्रायोरिटी एक शख्स ज्यादा है या कश्मीर की आवाम ज्यादा है, ये उमर अब्दुल्ला ने खुद बता दिया वहां से निकलने के बाद। तो ये जो चीजें हैं ये कश्मीरी आवाम देखती है। हमको आपको ये लगता हम्म, है कि सिर्फ हमें दिख रहा है, या पाकिस्तानी इसको लगता है सिर्फ हमें दिख रहा है। कश्मीरी आवाम बीच में बैठ करके वो चारों तरफ देख रही होती है। वो पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी देख रही होती है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है वो भी देख रही होती है, जो गुग्गर गैंग वाले हैं ये क्या कर रहे हैं ये भी देख रही होती है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके जो बच्चों की जो मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं वो उसको भी देख रहे होते हैं। तो हम ये हमारी जो है ये खुशफहमी हो सकती है, नहीं हमको सब कुछ पता है। हमें आपको शायद सब कुछ ना पता हो, बट कश्मीरियों को सब कुछ पता है। और इस चीज को हमें और आपको दोनों को रियलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल होना तो यही चाहिए कि जिसमें जो कश्मीरी लोग हैं वो जो चाहते हैं होना वही चाहिए। ये चाहे पाकिस्तान कुछ चाहे या भारत कुछ चाहे, लेकिन
मेन तो वही लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, जिनकी वो जमीन है। मुझे ये बताइए वैभव जी के अभी जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि यूएई जो है वो काफी प्रेशराइज कर रहा है, और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के ऊपर कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो फाइनली लग तो यही रहा है कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आप क्या चेंजेस देखते हैं इस रीजन में? कुछ चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ना यूएई प्रेशराइज कर रहा है ना सऊदी अरेबिया प्रेशराइज कर रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आपके यहाँ पे मीडिया ने फैलाया हुआ है कि सऊदी अरेबिया और यूएई प्रेशराइज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि वो इसराइल को तस्लीम करे। वो क्यों प्रेशराइज करेगा भाई? अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो सऊदी अरेबिया और यूएई का क्या फायदा है? भाई यूएई ने तस्लीम कर लिया, बहरीन ने कर लिया, और सऊदी अरेबिया के परमिशन से किया। अगर सऊदी अरेबिया और यूएई ये चाहते हैं कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, जो अरब्स हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, तो वो बाकी के जो अरब्स हैं उन सबको वो एग्री कर लेंगे, एक्सेप्ट कतर, बाकी सबसे वो एग्री करा लेंगे कि भाई आप उनको जो है कि रिकॉग्नाइज करें। पाकिस्तान से वो क्यों प्रेशर डालेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। ये एक ख्वाहिश है जो पाकिस्तान की जो फौज है, जो अफवाज है, ये उसकी आज की नहीं, बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए जाए। और वो इस चीज के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे होते हैं, और वो हमेशा पाकिस्तान, वो खुद ये चीज करेंगे नहीं ओपनली जाकर के, तो वो यूज करते हैं मीडिया को, और मीडिया में जो बैठे हुए उनके जो हवलदार हैं, जो जो एंकर पर्सन बने हुए हैं, वो उनको यूज करते हैं कि भाई वो उनकी उनके बिहेस्ट पे वो बात करें और ग्राउंड तैयार करें, ताकि अगर कल को हम उसको एक्चुअली में जब रिकॉग्नाइज करें, उनके साथ ताल्लुकात हम ऑफिशियली बनाएं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, या आवाम के अंदर कोई जो है तशवीश जो है वो इस नहर तक न चली जाए कि प्रोटेस्ट शुरू हो जाए और अफवाज के खिलाफ कोई सेंटीमेंट आवाम के अंदर आ जाए। तो वो इसलिए ये कराते हैं। और आपको याद होगा तो कसूरी साहब जब आपके फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो क्या वो इजरायली जो डेलीगेशन थे उनसे थर्ड कंट्रीज में नहीं मिला करते थे? तुर्की में और बाकी मुल्कों में मिलते थे वो। और उसके ऊपर उनकी कितनी लेदे हुई थी जब उन्होंने अपनी किताब में इस चीज का जिक्र किया, लीडर डव नोरा हॉक, कि भाई मैं वहां इसराइली जो है कि रिप्रेजेंटेटिव से और वजीरों से मैं मिला करता था, और परवेज मुशर्रफ के कहने पे मिला करता था। तो आपकी जो अफवाज, आपकी जो फौज है, ये उसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जाए, बिकॉज उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं इसराइल के साथ ताल्लुकात ना होने की कीमत उनको इस मर में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज और जिस एक्सट्रीम लेवल पे कोऑपरेशन इंडिया का, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इंडिया और इसराइल का है, उसका नुकसान उनको हो रहा है। जिस तरह के वेपन्स, जिस तरह के प्लेटफॉर्म, जिस तरह की टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक स्पेस में इंडिया को दे रहा है इसराइल, उनका कोई भी काउंटर पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये चीज, इस चीज से वो घबरा करके वो चाहते कहीं ना कहीं हमसे बात करें, और उनका जो अपना लेवरेज है मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब कंट्रीज में, वो उसको नेगोशिएट करना चाहते हैं, उस पर वो सौदा करना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, इसके एवज में आप ये करें कि या तो आप हमें भी टेक्नोलॉजी दें, और हमें ना दें तो कम से कम हिंदुस्तान को भी थोड़ा हाथ हौला रखें, थोड़ा हाथ खींच के रखें, और इसके बदले में अगर आपको चाहिए तो हम आपका फला 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 जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ हम आपकी बातचीत भी करा सकते हैं, उनके साथ हम आपके नेगोशिएशंस भी करा सकते हैं, हमारा जो लेवरेज है हम उसको यूज कर सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में आपके लिए। और तो ये जो मतलब बार्गेनिंग चिप थी, कहीं ना कहीं वो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से छीन ली है, जब उसने यूएई को और बहरेन को, और खुद भी आज नहीं तो कल वो रिकॉग्नाइज करेगा ही, बिकॉज ताल्लुकात तो उनके इनफॉर्मल है ही है सऊदी अरेबिया के। अभी आपने देखा होगा कि नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की जो मीटिंग की जो बात हुई थी, जो कि बाद में जिसके शवाहिद भी आ गए, हालांकि सऊदी अरेबिया नहीं करा था। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने तो डिनाई कर दिया था, लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये उससे एक तो पहले यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, तो क्या एक गवर्नमेंट कर पाएगी जो आम पब्लिक है वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज को? देखिए, अगर फौज इस चीज पे आ जाएगी तो आपकी आवाम भी एक्सेप्ट कर लेगी। देखिए, फौज के पास तरीके हैं। आप मुझे बताएं कि क्या फौज ने जितने, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो जितना आवामी लीडर पाकिस्तान में पिछले 70 साल में कोई पैदा हुआ? कोई नहीं पैदा हुआ। और वो भुट्टो जो कि मजदूरों का लीडर था, सोशलिस्ट था, आम आवाम से उसका लगाव था, जुड़ाव था,
हालांकि उसने और भी चीजें की, जैसे उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कराया, और बाकी उन्होंने भी रेडिकलाइजेशन को फैन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बट एक सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, और वो आवाम से जुड़े हुए, मतलब जमीन पे जो सबसे निचले तबके का जो इंसान था, उसके साथ भी भुट्टो का एक लगाव था। वो भुट्टो को पहचानता था, और भुट्टो में अपनी जो उसकी एस्पिरेशंस थी उनको देखता था। भुट्टो को फांसी दे दी जबरक ने, कौन निकला सड़क के बाहर? अपने घर की दहलीज किसने क्रॉस करी? कोई नहीं। किसने इस चीज को लेकर के कोई रद्द अमल दिया पाकिस्तानी सोसाइटी में? कोई नहीं निकला। तो फौज जब डिसाइड कर लेगी कि हमें इजराइल को तस्लीम करना है, तो आपके यहाँ पे ना कोई मुल्ला बोलेगा, ना ही वहां की मेंबर पर चढ़ के किसी की हिम्मत होगी कि वो इस चीज के खिलाफ बोल दे। और सहाफियों की क्या हैसियत? अभी मंसूर अली खान को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, और उसने उन्होंने पूछा कि भाई, मंसूर अली खान ने, कि भाई आप मुझे बताएं कि फला फला सहाफी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, हम नाम लेके फिर बेचारे वो परेशान होते, वो ये सहाफी जो है, ये इनको जो है कि ये गायब हुए और फिर ये वापस भी आ गए, तो कौन लेके गया था? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन लेके गया था, बट आप ये देखें कि जब वो गायब हुए तो हमने तुरंत नोटिस लिया और वो वापस भी आ गए। यानी उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल सके। और मंसूर अली खान ने 3-4 बार लगातार ये पूछा, तो आखिर गायब किसने किया था ये तो पता होगा। तो फिर एक बार कि नहीं नहीं, अब वो छोड़ दें, वो जाने दें, अरे वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का मसला है, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था। तो उनकी हिम्मत जिस मुल्क के वजीर आजम की ना हो कि वो आईएसआई का नाम ले सके अपनी जुबान से कि आईएसआई ने उठाया था या एमआई ने उठाया था। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे किसी मेंबर में बैठे हुए मौलवी का, या किसी गली मोहल्ले में बैठे हुए किसी पॉलिटिकल वर्कर का, उनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। आपके यहाँ पे 3-4 बार मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को उन्होंने मुल्क से भगा दिया, उसके कितना जरियो ख्वार किया, किसने क्या कर लिया? कोई कुछ नहीं कर पाया। काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, उसकी बीवी को निकाल करके वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए उन्होंने, बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करा दिए, सब कुछ करा लिया है। आपकी जुडिशरी क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। तो जहां पे जुडिशरी की कोई हैसियत नहीं, मीडिया की कोई हैसियत नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई हैसियत नहीं, तो आपको क्या लगता है कि फिर आवाम की क्या हैसियत है? आवाम क्या कर लेगी अगर उन्हें तस्लीम कर लिया तो? नहीं, बिल्कुल उन्होंने आप जो बात कर रहे हैं, नाम मैं ले लेती हूँ, मतीउल्लाह जान साहब की बात आप कर रहे हैं, उनके लिए पूछा गया था। लेकिन साथ ही एक और चीज जो मेरे ख्याल है कि आप और इंडियन मीडिया जरूर उसको, उस चीज को शायद पिक करे मंसूर अली खान के इंटरव्यू से, वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनके फोन आईएसआई सुनती है। तो वो एक चीज थी जिसपे हम लोग भी काफी हंस रहे थे और हैरान हो रहे थे कि मतलब प्राइम मिनिस्टर का फोन जो है वो एजेंसी सुने। तो इस चीज को कैसे कैसे देखते हैं आप? मुझे तो खैर हंसी आ रही थी पढ़ के सुनकर। देखिए, आप, क्या मैं बोलूं, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि आवाम को नहीं पता? पाकिस्तान में कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसके घर के फोन नहीं टैप करती आईएसआई, जिसका आना जाना, उसकी मूवमेंट नहीं वो ट्रैक करते? और 15-15, 20-20 साल पुराने केसेस आपको कैसे लगता है कैसे खुल जाते हैं ओवरनाइट? नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में आज से 25 साल पहले एक जज को खरीदा था। वो जज अचानक 25 साल बाद कैसे आ जाता है सामने मंजर आम पे और बोल देता है कि हाँ मुझे खरीदा था? वो आईएसआई सब कुछ ट्रैक कर रही होती है, वो रिकॉर्ड बना रही होती है, वो पहले इनको लेके आती है। इमरान खान को जैसे ये लेके आए हैं ना, तो इमरान खान की हुकूमत में जो काला बाजारियां चल रही हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी हुई है, लोग पैसे कमा रहे हैं ना, इतने सारे डुअल नेशनल्स उन्होंने अपने एडवाइजर बना रखे हैं। 16 मेंबर्स की कैबिनेट बनानी थी इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि 16 बंदों से ज्यादा की कैबिनेट नहीं होगी हमारी। 52 हो चुके हैं अभी फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 52 हुए हैं, ये 52 करप्शन नहीं कर रहे हैं? ये आटे चीनी के जहांगीर तरीन के खिलाफ जो फाइल खुलेगी उसमें इमरान खान नहीं फंसेगा कल को? भाई जो 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 एफआईए की रिपोर्ट आई, जो शुगर कमीशन बना, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई आपके यहाँ पे तो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इन सब ने साइन करके दिया था कि भाई हाँ इनको जो है कि आप इनको जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो भाई अगर आपने खुद साइन किया है तो भाई फिर तो उस, मतलब उसमें तो फिर आप भी कन्विक्ट हो गए ना, आप भी उसमें आपकी भी संलिप्तता है।
तो ये जो चीजें हैं ये आज नहीं समझ में आ रही हैं, कल को जब इमरान खान को छोड़कर किसी और को ले आएंगे और जब इमरान खान क्वेश्चन करेगा इन इदारों का रोल, तो फिर इमरान खान के खिलाफ फिर ये सारी फाइलें मंजर-ए-आम पे आने लग जाएंगी कि देखिए इन्होंने किक बैक्स लिए थे इमरान खान ने, जहांगीर इनको फायदा पहुंचाया था, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें लोगों के एमएमएस आ जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि वो जस्टिस जावेद इकबाल का जो वीडियो आया वो कोई खातून के साथ, वो कहां से आया? वो किसी ने तो बना के रखा हुआ था ना पहले से। जब जस्टिस जावेद इकबाल ने जरा सी अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए तो वो तुरंत मंजरेआम पे आ जाती है। आईएसआई के पास बड़े हथकंडे, उनको पता है कि क्या कमजोरियां हैं उस माशरे में मर्दों की, उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। उस माशरे में आमतौर पे लोगों की क्या कमजोरियां हैं उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। पहले करप्शन करने देते हैं, फिर उस करप्शन की जो उसमें अपना शेयर भी लेते हैं, और फिर उसके बाद जब आप लाइन हटने लगते हैं तो फिर उनके सबूत भी ले आते हैं। तो ये तो वहां का मतलब वतीरा है वहां का, और क्या। आप वैभव जी, आप पीडीएम के रैलीज को भी देख रहे होंगे, हमारे यहाँ जो पोजीशन है उसके मूवमेंट भी देख रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि कितने पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है और इमरान खान की गवर्नमेंट कितनी कमजोर हो रही है? आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो कहीं नहीं जा रही और बस ये रैलीज ऐसे ही हो रही है, या कुछ है पीछे? देखिए, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई पेशन गोई कर सकूं। वैसे भी पेशन गोइयां तो आप छोड़ ही देना, वो शेख रशीद के लिए रहने दे, वो पेशन गोइयां वही करे तो बेहतर होगा। मैं तो बस ये समझता हूं कि ये जो पूरा पीडीएम का जलसा है, जिस तरह की क्राउड आ रही है, डिस्पाइट जो रुकावटें डाली जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, और ये जानते हुए कि जो फौज है और जो एजेंसीज हैं वो इनसे खुश नहीं है, उसके बाद भी जो आवाम निकल के आ रही है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का रियलाइजेशन है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो आपके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जनरल नासिर जगजुआ साहब, उनको जो है वो भेजा गया फौज की तरफ से। जनरल बाजवा साहब ने उनको लंदन भेजा नवाज शरीफ से बात करने के लिए कि नवाज शरीफ से बात करें, और वो उन्होंने क्या बात करी वो तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता, वो टीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप है उनको शायद पता होगी। वो उन्होंने बात करी है। कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेकर घबराहट तो है, बिकॉज पॉपुलैरिटी जो फौज की है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हिट हुई है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि शायद उनको लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद ही नवाज शरीफ जो है अब वो सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं, वो ट्रैवल करने वाले हैं, इस तरह की भी खबरें हैं। तो जब वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और सऊदी अरेबिया से जो इमरान खान गवर्नमेंट और आपकी जो फौज है उसके जो ताल्लुकात है वो जिस महज पे हैं, जितने खराब हो चुके हैं, इस दौरान नवाज शरीफ जब वहां की जो रॉयल फैमिली है एमबीएस से उनसे जब बात करेंगे, और देखिए सऊदी अरेबिया का बहुत लेवरेज है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। उन्होंने आपके यहाँ पे हजारों मदरसे खोले हैं, वहां पे जो मौलवी हजरात हैं उनकी तनख्वाहें सऊदी अरेबिया के ज़कात के पैसों से आती हैं। तो वो अब फौज को आपके मालूम है कि अगर सऊदी अरेबिया चाहेगा, अगर वो नल बंद कर दिया वहां से, तो फिर उसका अंजाम फिर पाकिस्तान में उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत बुरा होगा। बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि सऊदी अरेबिया शायद दहशतगर्दी को या एक्सट्रीमिज्म को हवा देगा। अगर उन्होंने सिर्फ पैसे पंप इन करने बंद कर दिए आपके यहाँ पे मदरसों में, तो ये जो लोग फारिग होंगे, जो हजारों की तादाद में है, जो मौलवी हजरात हैं, और प्लस उनके जो लाखों तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो मदरसों में नहीं जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे? फिर वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं किसी भी एनिमी के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। और उसके बाद फिर जो एक वेव आएगी पाकिस्तानी सोसाइटी में, जिसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया था टेररिज्म की, जो कि अर्ली 2010 से लेकर के 2014-15 तक जो चली थी, जो हर गली मोहल्ले में आए दिन ब्लास्ट हुआ करते थे। तो फिर उस तरीके का सिनेरियो जो है ये कहीं ना कहीं, और फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो उनका जो विजन है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, फिर एफएटीएफ की जो तलवार लटक रही है, मतलब इन सबको आप मिला दे तो बड़ी खौफनाक सी एक पिक्चर बनती है। और इस चीज का कहीं ना कहीं रिलेशन था फौज में, इसलिए उन्होंने नासिर जंजुआ को भेजा रीच आउट करने के लिए नवाज शरीफ के पास। और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ अब इतना सब कुछ अपना खोने के बाद, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी इज्जत, अपनी पार्टी के लोग, अपना पॉलिटिकल वर्कर,
इतना सब कुछ खोने के बाद फिर अब वो इस चीज पे तैयार होंगे कि वो फौज के साथ नेगोशिएट करें। हालांकि कुछ हल्के हैं पीएमएल-एन के जो चाहते हैं कि ये नेगोशिएशन हो जाए, और प्लस ये भी कोशिश है फौज की तरफ से किसी तरीके से पीएमएल-एन को तोड़ दिया जाए। और अगर नवाज शरीफ नहीं मानते तो जैसे शाहिद खाकन अब्बासी हैं, या उनके और भी जो नवाज लीग के वो सियालकोट से जो आपके लीडर है नून के, जो वजीर दिफा भी थे आपके यहाँ पे, ख्वाजा आसिफ साहब, इस तरह के जो लीडर्स हैं, मतलब जो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी हों ग्लोबल लेवल पे, और उनको तोड़ करके नवाज लीग को कुछ और एक उसका एक पैदा कर दिया जाए। बट बहुत इंटैक्ट है अभी तक उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, और मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ नेगोशिएशन के मोड में, बिकॉज उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। He has already lost his wife, his mother, his respect, his honor, dignity. His daughter has been through so much of trauma, जो कराची में किया गया उनके साथ। और मरियम नवाज खुद ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मेरे वॉशरूम तक में कैमरास लगाए गए। तो अब इतना सब कुछ आप किसी के साथ करने के बाद आप चाहते हैं कि वो नेगोशिएशन करे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। सही, लेकिन देखें, हो सकता है कि उनके पॉलिटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन एक चीज वैभव जी, आपके यहाँ एक लव जिहाद के नाम से एक लॉ बनाया जा रहा है या बनाया गया है, और उसके ऊपर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये भी आपने की माइनॉरिटी को हिट करने के लिए है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो या कोई भी। तो ये सब क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, उस लॉ में सिर्फ इतना है कि अगर किसी को अपनी झूठी आइडेंटिटी बता करके किसी भी लड़की को अगर आप उससे शादी करते हैं, आप अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, और अपनी झूठी आइडेंटिटी के साथ अगर आप किसी से शादी करते हैं, और अगर आप किसी से शादी सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से करते हैं कि आपको उस व्यक्ति को कन्वर्ट करना है, ठीक है, ना कि आपको उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करनी है, तो आपको 10 साल की सजा का प्रावधान जो है, ये यूपी की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है। मुझे नहीं लगता इसमें क्या गलत है। मतलब अगर आप अपनी झूठी आदत, इसमें तो कहीं कोई रोक नहीं है कि अगर कोई मुसलमान लड़का है या हिंदू लड़का है, वो किसी हिंदू या मुसलमान लड़का या मतलब लड़की से शादी नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी झूठी आइडेंटिटी बता करके अगर आप करते हैं तो उसके खिलाफ सजा है। तो इससे मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि कोई इंसान किसी को झूठी आइडेंटिटी बता करके, अगर मेरा नाम असलम है और मैं अपना नाम राहुल बता करके किसी लड़की से शादी कर लूं, तो क्या ये सही है? तो ये तो गलत है ना। इसके खिलाफ तो कानून होना चाहिए। तो वो कानून नहीं था, अब वो कानून आ गया है, बस इतना सा है। फिर इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। आप लव जिहाद कह लें या जो भी कह लें, वैसे भी ये लव जिहाद जो वर्ड है, ये बीजेपी आरएसएस का दिया हुआ नहीं है। ये केरला की जो हाई कोर्ट है, केरला की हाई कोर्ट ने ये वर्ड इजाद किया था, उन्होंने सबसे पहली बार यूज किया था। और ये वर्ड तब यूज हुआ था जब, बिकॉज केरला में इस तरह के बहुत सारे हजारों की तादाद में ऐसे केसेस थे जो कि लड़कियों से अपनी फेक आइडेंटिटी बता के उनसे शादी की जाती थी, उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता था शादी के बाद, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको या तो छोड़ दिया जाता था, अबेंडन कर दिया जाता था, या उन्हें मार दिया जाता था। तो और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर तो जितनी शादियां वो अपनी फेक आइडेंटिटी बता के, तो ये पूरी इंडस्ट्री बनी हुई थी ये। तो इसका नोटिस केरला हाई कोर्ट ने लिया था, और उन्होंने इसको एक वर्ड दिया कि दिस इज अ काइंड ऑफ लव जिहाद, यू यूज लव फॉर जिहाद, फॉर कन्वर्जन ऑफ इनफिडेल वुमेन। तो ये था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। ठीक। अच्छा, एक अभी वेब जी रिसेंटली 26/11 गुजरा है, और उसकी एनिवर्सरी भी मनाई गई आपके यहाँ। लेकिन बहुत दफा कहा गया कि जी पाकिस्तान के ऊपर कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है ये वो। लेकिन कोई, क्या आप लोग ठीक एविडेंस नहीं दे सके, कोई चीज ऐसी प्रोवाइड नहीं कर सके इतने साल में कि जिससे ये चीज साबित होती कि यहीं से हुआ है? किस वजह से ये केस अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता? दूसरा, इसके साथ ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ही जोड़ूं कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमने सारे जो है वो जो प्रूफ हैं वो दे दिए हैं, दुनिया के आगे रख दिए हैं, कि जिससे ये पता लगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो भारत को इस टेररिज्म से रोके। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि
हमारे यहाँ तो केस क्लोज हो गया, हमारे यहाँ तो कसाब को सजा भी हो गई, उसको फांसी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आपके यहाँ पे वो केस खत्म ही नहीं होता। अब मुझे नहीं पता, मैं उस दिन मैंने लाइव डिबेट में भी आपसे और चीमा साहब से मैंने यही पूछा था, जरा आप मुझे ये बता दें कि जो 10 साल की सजा हुई है टेरर फाइनेंसिंग में हाफिज सईद साहब को, ये कौन से मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे? मतलब क्या ये सोमालिया में कर रहे थे, लीबिया में कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? और अगर टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे तो वो कौन से लोग हैं जिनको फाइनेंस करके इन्होंने भेजा था? जरा पता तो लगा है। आप मतलब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो 10 साल की सजा उन्हें क्यों हुई है? हाजी अशरफ को टेरर फाइनेंसिंग में, जो कि जमातुद दवा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको जो है 6.5 साल की सजा हुई है। उनको 6.5 साल की सजा क्यों हुई है? एंटी टेरर कोर्ट ने फैसला दिया है ना। तो एंटी टेरर कोर्ट ने उन्होंने कहाँ टेररिज्म करी थी, कहाँ पाकिस्तान के फाइनेंसिंग अंदर करी भी टेररिज्म? पाकिस्तान के अंदर करने पे किया होगा ना, ये भी तो हो सकता है। किसको 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 हाफिज मारा था सईद की बात पाकिस्तान कर के रही अंदर? हूँ कि हाफिज सईद और पाकिस्तान के रिजवान? अंदर भी तो बहुत टेररिज्म हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी तो बहुत ज्यादा टेररिज्म हुई है, तो उसके ऊपर भी तो किसको हो मारा सकता था? है ना। डिफरेंट डिफरेंट किसको टाइम्स मारा था में हाफिज सईद बहुत ने? दफा यहाँ पे हुई है ना टेररिज्म, किसको नहीं, जो मेन मार्केट्स भाई में हो वहां रही पे तो है, लोगों को नहीं टारगेट कर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए वहां पे तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां बहुत कुछ कर रही है। वहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, वहां पे हिजबुल अहरार भी है, वहां पर लश्कर जंगवी भी है, वहां पर अहले सुन्नत वल जमात भी है। वहां पर तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाफिज सईद ने किसको मारा था? जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शियाओं को टारगेट किया था, हजारों को टारगेट किया था, या उन्होंने अहमदियों को टारगेट किया था, किसको मारा था? ये आप नहीं बताएंगे। आप बताएं नहीं, पाकिस्तान के अंदर करा था, कहां करा था नहीं पता। देखिए सबको पता है कि उनको जो सजाएं हुई हैं और टेरर फाइनेंसिंग में, वो इसलिए हुई है बिकॉज ग्लोबल कम्युनिटी को तो पता है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा हुआ है उसको। तो अब उसके खिलाफ भाई हाफिज सईद को नहीं, चाहे वो उनके जमातुल दावा के कम से कम 10 से 15 अफराद है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबली और यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है बताया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो भाई उनको उन्हें ये दिखाना था कि नहीं हम एक्ट कर रहे हैं एफएटीएफ में, उसके लिए फिर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, 10 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि ये बात है कि अब आज जो एंटी टेरर कोर्ट से है, उनको लग रहा है कि हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके 10 साल की सजा यहाँ से दे देंगे, और जैसे ही हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे हम इनको फिर हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी बेल करा लेंगे। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है। तो ये जो चीज है, इस सबसे पहले तो आप इस चीज को समझे कि आपके यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने उन एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं माना जिन एविडेंसेस के बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया उसको एज अ टेररिस्ट, ठीक है। मतलब जहां पे एक ऐसा इदारा जो एक सिविलियन इदारा है, वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है उन एविडेंसेस को, बट आपके यहाँ पे जुडिशरी नहीं कर रही है। सबको पता है क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, उनके ऊपर किसका किसका प्रेशर है। और आपके यहाँ पे जजेस ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने पब्लिक स्पीचेस में कहा है कि भाई आईएसआई के लोग आते हैं और वो हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में बैठ करके बेंचेस बनवाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा इस फला केस में कौन सी बेंच बैठ के फैसला वो केस को सुनेगी। तो हमको क्या पता नहीं है ये, मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये आपके यहाँ उसी इदारे, उसी जुडिशरी के जजेस ने ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पब्लिकली आकर के। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हिंदुस्तान वहां टेररिज्म कर रहा है, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि मैंने चीमा साहब के साथ भी बात करी थी, मैंने यही बात कही थी, मैंने कहा कि आप जो ये प्रूफ्स हैं, सबसे पहले तो आप ये प्रूफ चाइना को दें। चाइना परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके पैसे लग रहे हैं सीपेक में, 70 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर उसने लगाने हैं, 18-19 बिलियन डॉलर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उनसे कहें कि भाई देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाका डालने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान से, ये है शवाहिद, आप परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, आप इसको लेके जाए और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है आप एक पूरा महाज खोल दें जो है यूनाइटेड नेशंस में, पहला मच जाएगा पूरी दुनिया में। और चाइना कुछ बोलता ही नहीं है। आप बताते रहते हैं डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सबूत है, ये सबूत है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में बैठ करके ये सारी की सारी जो पाकिस्तान में कंसोर्शियम बना रहा है अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। अच्छा ये देखे मजे की बात कि कर्नल राजेश तो कंसोर्शियम बना पाया या नहीं बना पाया पता नहीं, बट आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंसोर्शियम बना लिया।
अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है कि आपके यहाँ पे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी अलग अलग, उन सबका कंसोर्शियम बन गया और उन सबको हेड करेंगे अब DGISI फैज हमीद साहब। ठीक है, तो यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे इदारे या जो प्रोविंसेस के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हुआ करती थी या उनके जो अपनी इंटेलिजेंस के वो यूनिट्स हुआ करती थी जो कि सिविलियन इदारों को रिपोर्ट करती थी प्राइम मिनिस्टर को जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इवन जैसे कि जहीरुल इस्लाम बाबर साहब ने जब कू करने की कोशिश करी थी, उन्होंने प्लान करा था नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने करा था, तो वो कू प्लान कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट, इसकी कोई शवाहिद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नवाज शरीफ को ले दिए थे कि साहब देखें ये चीजें ये जहीरुल इस्लाम बाबर साहब कर रहे हैं और आपके खिलाफ कू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय नवाज शरीफ ने रहील शरीफ को बुलाया अपने यहाँ पे वजीर आजम हाउस में, और रहील शरीफ को के सामने उन्होंने सारे सबूत खोल दिए कि ये देखें ये सबूत जो है कि ये कू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद रहील शरीफ ने जहीरुल इस्लाम बाबर को जाकर के, बहुत इनकी एम्बैरेसिंग हो गई थी ये चीज कि एज आर्मी चीफ भी उनको नहीं पता था कि जहीरुल इस्लाम बाबर साहब ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज से वो डरे हुए थे, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कंसोर्शियम, ये सारी इदारे जो इंटेलिजेंस के जो पहले प्राइम मिनिस्टर के अंडर हुआ करते थे या इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर हुआ करते थे, तो वो भी उन्होंने अपने अंडर ले लिए हैं, अब उनका कंसोर्शियम बन गया है। तो कर्नल राजेश कंसोर्शियम नहीं बना पाया, बट फैज हमीद साहब ने कंसोर्शियम बना लिया है। और आपके हिसाब से कर्नल है जो कि पूरा पाकिस्तान में जिसने टेररिज्म कर रखा है, तो उसकी अगर इतनी नंबर वाली एजेंसी है, नाम निकाल सकती है, ऑडियो क्लिप निकाल सकती है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज से रुकी थी जी। अगर वो इतना सब कुछ अगर वो निकाल सकते हैं, तो उनसे कहें कि भाई वो कर्नल राजेश की एक तस्वीर भी निकाल ले और वो भी मदरेआम पे लेके आए, हम भी देखें कि वो कर्नल राजेश कौन है जो इतना बड़ा फैंटम है कि अकेले उसने पूरा पाकिस्तान हिला रखा है। नहीं, एक सिर्फ एक की बात तो नहीं हुई थी, उन्होंने तो कहा था कि 30 टेररिस्ट भी पाकिस्तान में दाखिल किए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स थी, एक दो चीजें नहीं थी, आपने आई एम अच्छा श्योर कि देखा आरजू होगा जी, मेरे मुझे एक पास। चीज समझाया। नहीं, मुझे एक चीज समझाया। मुझे टेररिस्ट, और उन्होंने बताया कि 30 टेररिस्ट इंडिया से लेके गए, ठीक है, उनको अफगानिस्तान में ट्रेन करा है और पाकिस्तान में उनको भेजने की तैयारी है उनकी। अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या जब आप मिठाई की दुकान में जाती है तो क्या मिठाई अपने घर से लेके जाती है? भाई पाकिस्तान तो ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, वहां पे टेररिस्ट की कमी है? वो खुद बता रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए सुसाइड बॉम्बर्स को देते हैं, ये 5 लाख रुपए टारगेट किलिंग्स के देते हैं, ये 1 लाख रुपए बलवा करने के देते हैं। तो अगर इतने पैसे हिंदुस्तान के पास है कि वो खर्च कर सकता है, 10 लाख रुपए में अगर मुझे सुसाइड बॉम्बर मिल रहा है पाकिस्तान में, तो मैं हिंदुस्तान से सुसाइड बॉम्बर क्यों लेके जाऊंगा? हिंदुस्तान के पास बहुत पैसे हैं, 30 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। वो 30 लाख में 3 सुसाइड बॉम्बर खरीद लेगा वहां पे, वो यहां से क्यों लेके जाएगा कि भाई 30 तरह। अच्छा वो ये भी बता रहे हैं कि जो उनकी ट्रेनिंग है, 12 कैंप्स इंडिया में बने ट्रेनिंग के लिए। अफगानिस्तान में जमीन की कमी है, वहां पे हम टेररिस्ट कैंप्स नहीं बना सकते? कह रहे नहीं, 12 हिंदुस्तान में है, कुछ 30-35 अफगानिस्तान में है। तो भाई या तो हम सारे हिंदुस्तान में बना लेंगे या हम सारे ही ले जा करके अफगानिस्तान में बना लेंगे। अगर कोई डिनाइबिलिटी मेंटेन करें तो हम अफगानिस्तान में ट्रेन करेंगे, हम हिंदुस्तान में क्यों ट्रेन करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज कि मतलब 10 लाख रुपए में सुसाइड बॉम्बर मिल रहे हैं, ये बात आप खुद कह रहे हैं, और खुद ये भी कह रहे हैं कि 30 हिंदुस्तान से लेके आ रहे, क्यों लेके जाएंगे भाई हम? मतलब अपने कोई लोगों को काम कोई देंगे बात नहीं, मतलब अब वही बात हो गई है। मतलब हम मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं और मिठाई घर से लेके जा रहे हैं, टेररिस्ट कौन लेके जाएगा यहाँ से? अच्छा, टेररिस्ट मुझे तो वहीं पे लेके ना। इस चीज पे आपको घेरना बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि लास्ट में कि जो अफगान पीस प्रोसेस चल रहा है, उसमें पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जाहिर है कि वो मदद कर रहा है, तो उसमें आपको लग रहा है कि अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पाकिस्तान कुछ अपना इंप्रेशन बेहतर कर पाएगा दुनिया के आगे, चाहे वो FATF हो या कुछ भी हो, लेकिन एक अफगान पीस प्रोसेस देखिए में जो सबसे हम हिस्सा ले रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा जी। देखिए मुझे नहीं लगता है कि, अब देखिए ट्रम्प साहब जा रहे हैं और ट्रम्प साहब चले जाएंगे, तो ये तो एक जो जल्दी थी अफगानिस्तान छोड़ के निकलने की, सीरिया छोड़ के निकलने की और हर जगह से विड्रॉ करने की, ये ट्रम्प साहब को थी, जो बाइडेन को नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो उनको इसलिए नहीं होगी बिकॉज
जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे जब ओबामा का टाइम था, और उस टाइम पे भी उन्होंने ट्रूप्स बढ़ाए थे अफगानिस्तान में, कम नहीं किए थे। जबकि प्रॉमिस वो भी करके आए थे कि हम ट्रूप्स वहां से विड्रॉ करेंगे और हम कंप्लीट विड्रॉ करेंगे। तो एक चीज आप ये समझें। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में देखिए कई सारे मफादात हैं अमेरिका के, और आप कुछ भी कर लेना वहां से जाएगा नहीं। आपको लगता है कि हमसे बात करा देंगे, और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो है आपके डीप स्टेट में भी है, लेकिन वो फिर भी हाथ पांव मारते रहते हैं कि शायद शायद चला जाए। उनका जो बेस्ट बेट थी वो ट्रम्प था, बिकॉज वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल किस्म का इंसान था, वो कुछ भी कर सकता था, तो इसलिए से वो बेट कर रहे थे। अब उसके जाने के बाद पाकिस्तान में भी जो डीप स्टेट को ये पता है कि अब ये नहीं जाएंगे। वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान में, बहुत लो कॉस्ट वॉर है अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में अब, बिकॉज उनके ट्रूप्स बहुत कम रह गए हैं। ज्यादातर जो लड़ाइयां हैं वो अफगान खुद लड़ रहे हैं, जो अफगान जो फोर्सेज हैं। जो कैजुअलिटीज भी हो रही हैं वो अफगान की हो रही हैं, अमेरिकन ट्रूप्स की कैजुअलिटीज नहीं हो रही हैं। और जो वेपन्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड मिल गया है उनको अफगानिस्तान में, जो कि वहां का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। वो उस चीज को, उसके लिए वो हेवन है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहेंगे। और जो एक कॉन्ट्रैक्ट, और अमेरिका का पैसा खर्चा क्या हो रहा है वहां पे वो जो भी चीजें खर्च कर रहे हैं, इवन वहां पे अगर आपको वहां पे जो अमेरिकन फौजी जो च्युइंगम खाता है, वो च्युइंगम तक अमेरिका से आती है, वो अफगानिस्तान की लोकल या आसपास के नेबरहुड से नहीं खरीदते। वो वहां पे जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट देती है ये अमेरिकन एजेंसीज या अमेरिकन गवर्नमेंट, वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी अमेरिकन होते हैं, वो अफगान या लोकल नहीं होते हैं। तो वो पैसा जो खर्च कर रहे हैं, वह वो $1 ट्रिलियन बोल रहे हो या $500 बिलियन उसकी कॉस्ट बोल रहे हैं, वो पैसा अपने ही लोगों पे खर्च कर रहे हैं। तो पैसा जो जा रहा है वो वापस अमेरिकन इकोनॉमी में ही जा रहा है, वो ऐसा नहीं कि वो कहीं और जा रहा है। बहुत लो कॉस्ट वॉर है अमेरिका के लिए, जो मुझे लगता है कि अमेरिका नहीं छोड़ेगा। और वो एक बहुत बड़ा बेस मिला है, वहां से वो बैठ के वो सेंट्रल एशिया भी मॉनिटर कर सकते हैं, चाइना को भी मॉनिटर कर रहे हैं, ईरान और पाकिस्तान को भी उन्होंने नजरें अपनी बना रखी है, बड़ा बेस मिला हुआ है उनको। कल को मान लीजिए वो वहां से विड्रॉ कर लेता है, और कल को ईरान के साथ या पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ कुछ भी मसले मसाइल होते हैं, तो फिर उतना बड़ा बेस उन्हें कहाँ मिलेगा? दोबारा तो अफगानिस्तान उनको बेस नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तालिबान तो उसमें स्टेक होल्डर बनेगा ना, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वहां पे। छोटा स्टेक होल्डर बनता है, बड़ा बनता है, डजंट मैटर, बट वो तो कभी अलाउ नहीं करेगा कि अब अमेरिका आकर के वहां पे दोबारा बेसिस बनाए। हर मुल्क पाकिस्तान तो नहीं होता है ना कि आप अपने बेसिस दे दें पैसे के लिए, तालिबान तो नहीं देंगे। तो अमेरिका को ये चीज पता है, तो अमेरिका मुझे नहीं लगता कि वहां से विड्रॉ करेगा। और ये पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है, हमें शायद सा कुछ बेनिफिट मिले, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक आप पहले के खिलाफ एक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच वैभव जी कि आपने ज्वाइन किया, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके चैनल जो है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। मैं तो रोज हर दूसरे दिन पोस्ट लगाती हूँ, ट्विटर पे लोग तंग भी हो गए कि हमने कर लिया सब्सक्राइब, बेचारे रो रहे हैं, लेकिन मैं बार बार फिर लगा देती हूँ। तो आई होप कि हमारे भी थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो आप बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।